ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो। ओके, छह लोग आ गए हैं, शुरू कर सकते हैं अब। बिल्कुल CSS समझा रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो कल हमने ये इंडेक्स 2 वाला पेज बना लिया था और यहाँ पर एक index.html भी है। index.html ये वाला जो पेज है इसकी CSS में, एक मिनट, शायद ये वो पेज नहीं है। ओके, इसकी CSS पता नहीं क्या है। खैर, मैंने इसमें CSS लगा के आपको दिखाई थी और ये जो CSS है ये मैंने एक बार तो एक्सप्लेन की थी, बट मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से टाइम लगे। यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक किया। आई होप आप सभी लोगों ने VS Code इंस्टॉल कर लिया है। अभी तक पाइथन और VS Code के एक्सटेंशन जो मैंने इंस्टॉल करवाए थे वो सब इंस्टॉल हो गए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सभी के लिए। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो पर्सनली मेरे पास आ सकता है, कुछ इंस्टॉल नहीं हो रहा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड दिक्कत है वो अपन क्लास के अलावा बाकी टाइम में डिस्कस करें, वही बेहतर है। फिलहाल मैंने एक साइड बार कल बनाया था, ये वाला होम सर्विसेज अबाउट कॉन्टैक्ट गैलरी। तो ये साइड बार को मैंने कैसे स्टाइल किया, अगर मैं इस साइड बार की स्टाइलिंग आपको हटा के दिखाऊं एक बार के लिए, मैं इस पूरे पार्ट को कमेंट आउट करके सेव कर देता हूं। देन ये मेरे पास सिर्फ इस तरीके की एक लिस्ट है। Who wants to join the call? तो ये सिर्फ इस तरीके की एक लिस्ट है और इस लिस्ट में कुछ खास नहीं दिख रहा। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि इस लिस्ट में कुछ खास नहीं दिख रहा अपन को। तो ये सारी की सारी जो स्टाइलिंग अपन ने की है ये इसलिए की ताकि अपन इसको बेहतर दिखा सकें। अब ये की कैसे? एक साइड बार बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैं अच्छी तरीके से इन चीज़ों को अलाइन कर दूं साइड में, लेकिन मेरा जो पूरा नेविगेशन ब्लॉक है वो कहाँ जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा कोड आपको दोबारा समझाने की जगह मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। स्टाइल टैग लगाया। सबसे पहले मैं एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके वही काम करूंगा हर बार की तरह, मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब मैं सबसे पहले अपने नैव बार को देखना चाहता हूं कि उसकी बाउंड्रीज कहां जा रही है। तो मैं इस पर एक बॉर्डर लगा दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये करना मैंडेटरी नहीं है, बट स्टार्टिंग में आप बिगिनर है इसलिए कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे आपके नैव बार की बाउंड्रीज जा रही हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो नैव टैग है वो इस तरीके से रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा ब्लॉक, पूरा का पूरा जो विड्थ है इसने कवर कर लिया और 100 VW इसकी हाइट विड्थ हो गई, और हाइट जो है वो डिपेंड करती है जो इसके अंदर कंटेंट है उसके ऊपर। सो कुछ इसकी हाइट है, 100 VW इसकी विड्थ है, बट मुझे इस चीज़ को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट और विड्थ ऐसी हो कि ये साइड बार की तरह लगे, नैव बार की तरह नहीं। उसके लिए मैं हाइट और विड्थ मैनुअली इसकी एडजस्ट करूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा 2 एट्रीब्यूट। एक तो विड्थ में लगा दूंगा सपोज 100 VW और हाइट में लगा दूंगा
सपोज 50 VH, VW का मतलब 100% या जितना भी परसेंट ऑफ योर स्क्रीन विड्थ, और VH का मतलब स्क्रीन हाइट। तो 100 VW मतलब आपकी स्क्रीन विड्थ का 100%, व्यू पोर्ट विड्थ का 100%, और VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट का 100%। ठीक है, तो अब मैंने इस चीज़ को लगा दिया और सेव भी कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करके मैं नैव बार के ऊपर फिर से इंस्पेक्ट करूँगा, एंड यहाँ मेरे पास विड्थ का जो एक सेकेंड की हमने सेव नहीं किया, नैव को सिलेक्ट करा, हाँ यहाँ आ गई विड्थ। विड्थ को मैं कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से, इतनी विड्थ मुझे ठीक लग रही है। और हाइट को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली हाइट 100 VH हो जाएगी। 100 VH में ये पूरा एरिया कवर कर रही है। तो मेरे को कितना 18 VW और 100 VH की हाइट रखनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ हाइट को 100 VH और विड्थ को मैं कर देता हूँ 18। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और ये इस तरीके का दिख रहा है। थोड़ा सा और इसको छोटा करना चाहूँगा विड्थ में, 14 VW इसकी विड्थ रखी और ये इस तरीके की साइज आ गई। ठीक है, तो अब ये हो गया काम इसके डायमेंशंस का। अब इसके अंदर के कंटेंट को मुझे अलाइन करना है। तो इसके अंदर के कंटेंट को कैसे अलाइन करूँगा? सबसे पहले ये जो चीज़ है ये किस चीज़ के अंदर है, मैं देखता हूँ अपने HTML कोड को इंस्पेक्ट करता हूँ। तो ये जो लिंक्स हैं ये मेरे UL के अंदर है। तो ये जो UL है ये किसके अंदर है? ये मेरे nav के अंदर है और nav बॉडी के अंदर है। तो nav की तो मुझे बाउंड्रीज यहाँ क्लियरली दिख रही है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे इस nav के अंदर एक फ्लेक्स लगाना है। मैं इसका डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन में रख दूंगा कॉलम का। ये करने के बाद मैं इस पर अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये चारों प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से कल एक्सप्लेन की थी। ये तो सारी प्रॉपर्टीज़ लगा दूंगा और मेरे जो ये लिंक्स हैं ये सेंटर में आ गए। ठीक है, क्योंकि मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो अलाइन आइटम्स वर्टिकली काम कर रहा है, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। ओके, अब मेरे को ये डॉट्स हटाने हैं। डॉट्स हटाने के लिए मैं UL के ऊपर लगा दूंगा एक प्रॉपर्टी, लिस्ट स्टाइल नन, और ये मेरे डॉट्स हट जाएंगे। ओके, अब ये डॉट्स हट गए। अच्छा, ये जो लिस्ट आइटम्स हैं इनके बीच मार्जिन देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको दिखा दूँ लिस्ट आइटम की बाउंड्री कहाँ जा रही है। तो मैं लिस्ट आइटम के ऊपर एक बॉर्डर लगा देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड का। एंड अब देखते हैं आपको दिख रहा होगा ये सब अभी चिपके हुए हैं। अब इनको मैं देता हूँ मार्जिन, 2 VW का मैंने मार्जिन दे दिया और यहाँ देखो ये दूर दूर हो गए। ओके, बहुत अच्छा। अब इस तरीके से दूर दूर तो हो गए बट मार्जिन कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ 1 VW ही दे देता हूँ। ओके, ये सही लग रहा है। अब मैं यहाँ से बॉर्डर हटा दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, अब ये बढ़िया है बट मेरे को क्या करना है, इसको सेंटर करना है। एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना जैसे ये चीज़ें सेंटर में नहीं है। अभी ये चीज़ें इस नैव बार के सेंटर में UL तो है, बट अगर मैं UL के ऊपर बॉर्डर लगा के आपको दिखाऊं तो आप एक चीज़ देखेंगे जो पता नहीं आपकी आइज ने नोटिस की या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर आपको इस UL की मदद से ये दिख रहा है कि ये सारे के सारे लिंक्स जो है वो लेफ्ट साइड में अलाइंड है। UL के अंदर लेफ्ट साइड में अलाइंड है। तो मुझे इस UL को भी डिस्प्ले देना है फ्लेक्स, और फ्लेक्स dir में फिर से इसका भी कॉलम रखूंगा, अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर, और अब ये पूरा कंटेंट UL के भी सेंटर में आ जाएगा। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, बस अपने नैव बार का बैकग्राउंड चेंज करना है। नैव के ऊपर एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगा देता हूँ जो कि मैं इनिशियली ब्राउन दे रहा हूँ। एंड देन इसको मैं जाके इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे, और इस ब्राउन कलर की जगह मैं कुछ ऐसा सा कलर दे दूँगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और VS कोड में ब्राउन की जगह इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे सिर्फ एक चेंज और करना है कि अपने टेक्स्ट को मुझे वाइट कलर में लाना है।
टेक्स्ट को वाइट कलर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं LI के ऊपर कलर वाइट दे दूँगा। ये करने से मेरे सारे लिस्ट आइटम वाइट कलर में आ जाएंगे और ये पूरा मेरा साइड बार इस तरीके से डिज़ाइन हो गया। सब लोगों को ये CSS समझ में आई है कैसे किया? कितने लोगों को ये CSS समझ में आ गई? हैंड रेस कर दो। ओके, सबको समझ में आ गई आई थिंक। मानस, VH, PX, WH में क्या डिफरेंस है? अच्छा देखो, जब हम लिख रहे हैं पिक्सल, PX का मतलब है पिक्सल, VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट और VW का मतलब है व्यू पोर्ट विड्थ। जब हम पिक्सल में, ये तीनों ही डिस्टेंस की यूनिट्स हैं, बट पिक्सल क्या है, सिर्फ एक स्केलर यूनिट है, यानी कि इतने सेंटीमीटर आगे इतने सेंटीमीटर पीछे जब हम बोलते हैं, उसी तरीके से इतने पिक्सल्स स्क्रीन पर आगे इतने स्क्रीन पे पीछे पिक्सल्स, इस तरीके से अपन पिक्सल में वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर हमें स्क्रीन की विड्थ के साथ, स्क्रीन की साइज के साथ उस ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज करना है और स्क्रीन को रेस्पॉन्सिव बनाना है, तो मैं VH और VW का यूज करूंगा, क्योंकि ये पिक्सल्स में एक साइज ना देख करके, फिक्स साइज ना देख करके, आपकी स्क्रीन की जो साइज है उसके परसेंटेज में साइज देता है। तो परसेंटेज तो फिक्स रहता है, लेकिन नंबर ऑफ पिक्सल्स फिक्स नहीं रहता। आपके स्क्रीन का कितना परसेंट, जैसे आपकी स्क्रीन का 5% हो सकता है कि आपके लिए 100 पिक्सल हो रहा हो, किसी और के लिए 200 पिक्सल हो जाए, उस हिसाब से ये चेंज करता है। तो स्क्रीन की साइज के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज चेंज होगी, तो ये अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाएगा। इसीलिए पिक्सल की जगह जितना हो सके VW और VH यूज किया जाता है, ताकि जब वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाएंगे तब कोई दिक्कत ना आए। फ्लेक्स मीनिंग देखो, फ्लेक्स का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। फ्लेक्स बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी एंटिटी HTML के अंदर, CSS के अंदर, जो फ्लेक्स के रूल्स को फॉलो कर सके। फ्लेक्स इसका नाम है, फ्लेक्स बॉक्स। और फ्लेक्स के रूल्स क्या क्या हैं? एक तरीके का ऐसा टूल है जो हमको चीज़ों को पोजीशन करने में हेल्प करता है अपनी वेब पेज के ऊपर। आपको चीज़ों को हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, वर्टिकली अरेंज करना है, उनके बीच में गैप कितना देना है, उनको अलाइनमेंट कैसा देना है, ये सब कुछ फ्लेक्स बहुत ईजिली हैंडल कर लेता है। तो फ्लेक्स बॉक्स उस टूल का नाम है जिसको यूज़ करके हम चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं और किसी भी डिव को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी स्पैन को या किसी भी दूसरे ब्लॉक को, नाव को भी हम फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट करके। और कोई डाउट? प्लीज शो फ्लेक्स पार्ट। देखिए, जब मैंने फ्लेक्स की बात की, एक फ्लेक्स बॉक्स का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ हाईलाइट करके, इंस्पेक्ट करूंगा। यहां देखो, यहां आपको क्या दिख रहा है? मैं अगर इस पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये जो एरिया है, ये कौन सा है जो मेरा पेज दिख रहा है? ये है पैडिंग, ये है बॉर्डर और ये है मार्जिन। तो आपको पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन तीनों की पोजीशन यहाँ दिख रही है, ठीक है। अब फ्लेक्स क्या करता है? आपका जो ये एरिया है ना अंदर का, इस एरिया के अंदर चीज़ों को ऑर्डर करता है, चीज़ों को पोजीशन करता है। तो सपोज फ्लेक्स बॉक्स का मतलब होता है कि आप एक ऐसा कंटेनर बना रहे हो जिसमें आप कुछ सेट ऑफ रूल्स की मदद से चीज़ों को स्टोर करोगे। जैसे कि मेरा ये नैव बार है, इसमें मैंने इसको फ्लेक्स बॉक्स बना दिया, तो ये कैसा कंटेनर बन गया जिसमें अब मैं अपने एलिमेंट्स को अलाइन कर सकता हूँ, एलिमेंट्स को सेंटर में ला सकता हूँ, लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ, इनको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जमा सकता हूँ। ये सारे काम करने के लिए अपन को फ्लेक्स बॉक्स में टूल्स और फीचर्स मिलते हैं। फ्लेक्स बॉक्स बनाना कैसे है? किसी भी ब्लॉक के अंदर CSS में डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो और फिर आप ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट।
ये प्रॉपर्टीज आप फ्लेक्स के साथ यूज कर सकते हो और इनकी मदद से अपनी चीजों को पोजीशन कर सकते हो। ओके, और किसी को कोई डाउट है? कैन वी रोटेट टेक्स्ट 90 डिग्री? बिल्कुल हम टेक्स्ट को 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, बट वो फ्लेक्स बॉक्स का काम नहीं है, बिकॉज फ्लेक्स बॉक्स चीज़ों को पोजीशन करता है। अब आपको अगर उसे रोटेट करना है तो आप रोटेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, या फिर केवल CSS से भी करना चाहते हैं तो रोटेट फंक्शन का यूज़ करेंगे आप, ना कि फ्लेक्स बॉक्स का। और कोई डाउट? ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है, ये साइड बार, ये मैंने एक्सरसाइज में भी दिया था, तो ये कितने लोगों ने ट्राई किया बनाना? कितने लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया इसको बनाना? हैंड रेज कर दो। किसी ने भी ट्राई नहीं किया? तो फिर अभी ट्राई कीजिए, आपको ये साइड बार बनाना है, स्टार्ट करिए। ओके, एंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। क्या साइड बार नहीं बना पर टॉप पे बन गया? हाँ, टॉप पे तो कल सभी का बन गया था क्लास में। मेन चीज़ साइड बार है, क्योंकि साइड बार मैंने ठीक से समझाया नहीं था, अब मैंने समझा दिया अच्छे से। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे टॉप बार बना था साइड बार भी वैसा ही बन रहा है। तो अब आप लोग साइड बार बनाइए, और आप में से स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है, हैंड रेज कर दीजिए। किसी को तो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, या तो फिर मैं नाम लेके करवाऊंगा, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए सामने देखने के लिए। ठीक है दीक्षांत, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, अब मैं देखता हूँ दीक्षांत कैसे बना रहा है। आप नैव क्लास के साथ डिवीजन का यूज क्यों कर रहे हो, जब आप डायरेक्टली नैव टैग का यूज कर सकते हो? डिवीजन को हटा दो और सीधा नैव टैग को यूज करो। जिस जिसका हो जाए ये वो हैंड रेज कर देना। दीक्षांत को सब बहुत अच्छे से समझ में आया, स्पीड से कर रहे हैं।
ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। कितने लोगों का बन गया अभी तक? कितने लोगों का बन गया, हैंड रेज कर दो। ऐसा कोई जिसको डाउट आ रहा है या समथिंग लाइक दैट? हर्षित दिखा दो बन गया अगर आपका, तो देखते हैं आपने क्या बनाया है। यार मेरा वो वर्ड्स बताओ है, वाइट नहीं आ रहे। नहीं तो कोड दिखाओ ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहे। स्क्रीन शेयर कर दो। बाकी सब लोग लास्ट 2 मिनट्स दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे को आगे भी बढ़ना है। हाँ पहले तो पेज दिखाओ कैसा है। केवल वीएस कोड की विंडो दिख रही है। ये वाइट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने लिंक एंटर कर दिया इन सब के अंदर, तो वो हाइपर लिंक का वो लग रहा है। तो एक काम करो, जो ए टैग मुझे है, एक सेकंड दोबारा बताएगा, मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला। आपने अपने नैव बार के अंदर जो लिस्ट आइटम है उनके अंदर लिंक एंटर कर रखा है, तो ये लिंक की स्टाइलिंग लग रही है, हाइपर लिंक की। तो अब एक काम करो, जो लिंक टैग्स हैं उनको टारगेट करो और उनके ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन नन और कलर वाइट, ये 2 प्रॉपर्टी लगा दो। अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर किया करो ताकि मेरे को दिखे सब कुछ जो भी आप कर रहे हो। तो ये आपने लिंक लगा रखे हैं ना, इस रीजन से वो लिंक की प्रॉपर्टी लग रही है। तो अब एक काम करो, ए को टारगेट कर दो, ए टैग को टारगेट कर दो सीएसएस में। ए टैग को टारगेट कर दो सीएसएस में। स्टाइल में जाके ए लिख के ब्रेसेस ऑन करो, ए टैग को टारगेट कर दो। हाँ ओपन करो ब्रेसेस। अब लिखो टेक्स्ट डेकोरेशन डैश, हाँ नॉन, NONE। नेक्स्ट लाइन में लिखो कलर वाइट। अब सेव करो और देखो पेज कैसा लग रहा है। अभी भी हमको तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब मैं आगे प्रोसीड करते हैं। ओके 1 मिली सेकेंड के लिए दिखा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये तो अपन ने बना लिया, नैव बार और साइड बार की बात हो गई। अब अपन कंटेंट की बात करते हैं। तो मैं बना रहा हूँ index3.html और यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगाई। और अब आगे अपन क्या बात कर रहे हैं, फॉर्म्स एंड बटन्स की। कैसे एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें इनपुट्स डालेंगे, सबमिट बटन कैसे क्रिएट करेंगे, कोई दूसरा बटन बनाना है वो कैसे बनाएंगे, उसको स्टाइल कैसे करेंगे, ये देख रहे हैं। फॉर्म बनाने के लिए आपको HTML के अंदर एक फॉर्म टैग मिलता है। फॉर्म गेट टाइप का भी होता है, पोस्ट टाइप का भी होता है। हम दोनों टाइप के फॉर्म यूज कर सकते हैं। फिलहाल
सिंपलिसिटी बनाने के लिए मैं सिर्फ फॉर्म लिख रहा हूँ विदाउट एनी टाइप। एक्शन एट्रीब्यूट को भी हटा देंगे। अभी अपन को सिर्फ HTML CSS पे ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पे इनपुट लगा दूंगा टाइप इक्वल्स टेक्स्ट। अब जो भी इनपुट आप फॉर्म के ऊपर लगा रहे हो उसका टाइप मैटर करता है। आपने अगर प्लेन टेक्स्ट टाइप दिया है, अब मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो यहाँ देखो एक प्लेन टेक्स्ट बॉक्स बन गया मेरे लिए। ये मेरा फॉर्म है और उसके लिए एक प्लेन टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ सपोज नेम, और अब इसको मैं इस तरीके से सेव करता हूँ। तो ये देखो नेम लिखा हुआ आ गया और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अगर मैं टेक्स्ट की जगह यहाँ कुछ और कर दूँ, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ पासवर्ड, तो क्या होगा, अब मैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यूज एंटर करता हूँ तो वो एज अ पासवर्ड आएंगी। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ नंबर, तो यहाँ पे अब मैं जब वैल्यूज एंटर करूंगा तो वो न्यूमरिक वैल्यूज आएंगी केवल, और मैं लेटर्स एंटर नहीं कर सकता। साथ ही आपको ये एरो कीज मिलेंगी जिससे आप न्यूमरिक वैल्यूज सेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ईमेल, तो मुझे यहाँ पे ईमेल वाली वैल्यूज एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि अगर मैं कुछ भी लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो प्लीज इंक्लूड एन एट इन द ईमेल एड्रेस, SHD इज मिसिंग एन एट जीमेल में से ही लिखा दूंगा, उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये फॉर्म भर गया। ठीक है, ओके, इस तरीके से एक इनपुट काम कर रहा है। अब मैं ऐसे और इनपुट्स बना सकता हूँ, जैसे नेम, ईमेल के ऊपर मैंने इनपुट लगा दिया ईमेल टाइप का, ऊपर जो है वो मैं सिंपल टेक्स्ट टाइप का इनपुट लगा देता हूँ नेम के लिए, और फोन नंबर के लिए अगेन मैं इनपुट लगाऊंगा टेक्स्ट टाइप का, और अब मैं एक इनपुट लगा देता हूँ सबमिट टाइप का, और इसको वैल्यू देता हूँ सबमिट। जब मैंने सबमिट टाइप का इनपुट लगाया तो वो एक सबमिट बटन होगा, और वैल्यू के अंदर हम जो भी टेक्स्ट देते हैं वो उस बटन के ऊपर लिखा हुआ आता है। तो यानी कि यहाँ पे एक सबमिट बटन बन गया है देखो, और इसको क्लिक करने से ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यानी कि जो भी डिटेल्स आपने यहाँ एंटर की हैं वो सारी डिटेल्स सबमिट पर क्लिक करने से सर्वर के पास चली जाएंगी। ओके, इस तरीके से ये एक फॉर्म अपन ने क्रिएट कर लिया। अब अपन ने इस फॉर्म को सिर्फ क्रिएट किया है, इसको स्टाइल कैसे करना है। एक बेसिक सा फॉर्म है बिल्कुल। पहली बात तो ये बता दें, स्टाइलिंग पे पढ़ने से पहले HTML पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। कितने लोगों को HTML पार्ट समझ में आ गया, हैंड रेज कर दो। ओके, मानस कोई दिक्कत है? मानस, ओके, शायद मानस ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ आपको समझ में आ गया। HTML पार्ट में ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब इसको अपन कैसे स्टाइल करें, तो इसको स्टाइल करने के लिए सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से ना आए, ये कॉलम्स में आना चाहिए मेरे लिए। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अपनी स्टाइलिंग लगाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा पूरा का पूरा फॉर्म है ये पेज के सेंटर में आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ। तो अब फॉर्म काय के अंदर है, बॉडी के अंदर, तो मैं बॉडी के ऊपर लगाऊंगा, पर स्टार्टिंग में M0 P0 तो करना ही है। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी के ऊपर डिस्प्ले लगा दूंगा फ्लेक्स का। फ्लेक्स का डायरेक्शन बॉडी के ऊपर हमेशा कॉलम लगेगा, रो कभी नहीं लगेगा, ये याद रखना। रो कभी नहीं लगाना बॉडी के ऊपर, हमेशा कॉलम फ्लेक्स लगेगा। अलाइन सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। ओके, ये मेरी बॉडी के ऊपर लग गया। अब ये मैंने अलाइन और जस्टिफाई सेंटर तो कर दिया,
लेकिन फिर भी ऊपर चिपक रहा है। इसका रीजन क्या है? अगर आपको कभी इस तरह समझ नहीं आता तो सिर्फ एक काम करो, बॉर्डर लगा दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे ही मैंने बॉर्डर लगाया मुझे पता चला मेरी बॉडी तो इतनी सी साइज की है। ये एम्प्टी एरिया क्या है? ये HTML डॉक्यूमेंट है, यानी कि मेरी बॉडी डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो डॉक्यूमेंट है जो पूरी साइज का है, बट ये बॉडी तो इतनी सी साइज की है जितनी साइज का मेरा कंटेंट है। तो बॉडी की साइज कैसे बढ़ाऊं? तो उसके लिए मैं बॉडी पे विड्थ और हाइट दे दूंगा। विड्थ तो पहले ही ठीक है, हाइट में दे देता हूं 100 VH। ये देते ही मेरी बॉडी की हाइट जो है वो 100 VH हो गई। एंड अब ये मेरी स्क्रीन के सेंटर में आ गया। अब मैं बॉडी के ऊपर से ये बॉर्डर हटा सकता हूँ। ओके, फॉर्म सेंटर में तो आ गया, बट स्टिल मुझे ये कॉलम्स में अरेंज्ड चाहिए। तो अब ये तीनों इनपुट्स किस में है? फॉर्म के अंदर। तो मैं फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ। फॉर्म के ऊपर मैंने लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स dir दे दूंगा मैं कॉलम। कोई डाउट है किसी को? लैगिंग, लैग कर रहा है क्या? मेरे इंटरनेट में कोई इश्यू है? कितने लोगों के लिए वीडियो लैग कर रहा है? हैंड रेज कर दो। मेरे इंटरनेट में कोई इश्यू होगा शायद। ठीक है, मैं 1 मिनट रिजॉइन करता हूं। ओके, अब ठीक है, अब तो कोई लैग नहीं आ रहा। अपने पेज को देख लेते हैं। ये देखो, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अपने फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। इतना सा करने से मेरा जो फॉर्म है उसके अंदर ये चीज़ें कॉलम में एडजस्ट हो गई। अब मैं इन चीज़ों को प्रॉपरली पोजीशन करने के लिए एक बार अपने फॉर्म के ऊपर बॉर्डर लगाऊंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि मुझे दिखे कि मेरे फॉर्म के अनुसार उसकी रेस्पेक्ट में ये चीज़ें कहाँ अरेंज हो रही है। तो ये फॉर्म का साइज देखो, अगेन कंटेंट की साइज बिल्कुल फिट हो रही है। मैं चाहता हूँ फॉर्म थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मेरे कंटेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्री स्पेस मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म की विड्थ डाल दूंगा 60 VW और हाइट डाल दूंगा 50 VH। ऐसा करने से मेरे फॉर्म का साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे ही मेरे फॉर्म का साइज बड़ा हुआ, अब ये चीज़ें जो है कंटेंट अंदर का, ये देखो ये कंटेंट भी बड़ा हो गया क्योंकि ये चीज़ें कनेक्टेड है। तो अब मुझे इस कंटेंट के लिए अलग से अपनी स्टाइल देनी पड़ेगी। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो इनपुट है ये इतना बड़ा हो गया और लेबल्स यहाँ पे और ये सबमिट बटन, सारे इनपुट्स बड़े हो गए। अब मुझे क्या करना है, अपने फॉर्म के इनपुट्स को टारगेट करना है। फॉर्म इनपुट लिख दिया मैंने एंड देन मैंने लिखा विड्थ, यहाँ पे लिख देता हूँ इनकी विड्थ सपोज 30 VW और हाइट में लिख देता हूँ 1 VH। ओके, ये लिखने के बाद इनकी कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है विड्थ और हाइट। हाइट को मैं 2 VH कर देता हूँ, विड्थ को मैं 30 ही रहने देता हूँ अभी के लिए। ओके, अब ये है इस तरीके से, लेकिन ये सही से नहीं आ रहा। तो मैं फॉर्म के अंदर क्या लगाऊंगा, वही अपनी अलाइन और जस्टिफाई वाली प्रॉपर्टीज लगा दूंगा। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, दोनों लगा दिए एंड अब ये सेंटर में आ गए। सेंटर में तो आ गए, बट अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है पता है, मैंने क्योंकि कॉलम्स में अरेंज कर दिया तो यहाँ पे नेम एक ऊपर आ गया, फिर इनपुट आ गया, फिर ईमेल आया, फिर इनपुट आया।
इस तरीके से आ गया, यानी कि क्योंकि ये भी एक एंटिटी है और ये भी एक एंटिटी है, ये सब कुछ ही कॉलम्स में अरेंज हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मैंने HTML बनाई है इसके अंदर मैं एक div टैग बनाऊंगा और div टैग के अंदर इसको शिफ्ट कर दूंगा। फिर से एक div टैग बनाऊंगा और div टैग के अंदर इसको शिफ्ट कर दूंगा एंड अगेन मैं सेम काम करूंगा और अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, सेव करूंगा और ये देखो अब ये सही आ रहा है। बट अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें क्या हैं? वो दिक्कतें ये हैं कि हमारे जो div हैं वो इनको सही से अलाइन नहीं कर रहे अगेन। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे divs को अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, जो कि है क्लास का। अगर मैं इन सारे divs को क्लास दे देता हूँ इक्वल्स इनपुट div, ओके, ये मैंने क्लास दे दी। यही क्लास में इस वाली div को दे देता हूँ, यही क्लास में इस वाली div को भी दे देता हूँ। क्लास देने से क्या होगा, हम इस एक क्लास को टारगेट कर लेंगे और सारे वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर ये क्लास लग रही है उन सब पे वो स्टाइलिंग लग जाएगी जो हमने इस क्लास पे टारगेट की है। तो एक क्लास से कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और उन सब पे वो सारी स्टाइलिंग लग जाती है जो उस क्लास में अपन ने डिफाइन कर रखी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने क्लास का नाम दिया। अब क्लास का नाम देने के अलावा मुझे यहाँ पे डॉट लगाना है क्योंकि मैं एक क्लास को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन ब्रेसेस ओपन करूँगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो कंटेंट की साइज के हिसाब से ये चीज़ फिट हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ और विड्थ में कितनी दूंगा, 100%। 100% विड्थ दी, इसका मतलब है कि फॉर्म की जितनी विड्थ है उतनी विड्थ ये ले लेगा। फॉर्म की जितनी विड्थ थी उतनी विड्थ इसने ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 100% ना होकर के सपोज मैंने 60% दे दी, ये सेंटर में अलाइन होगा, ये हो गई 60%। ओके, वेरी नाइस। अब ये जो फ़ोन नंबर वाला एरिया है ना, ये फिट नहीं हो रहा, यहाँ पे रैपिंग हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा दे देता हूँ, 70% दे दिया एंड अब ये फिट हो रहा है, अब रैपिंग नहीं हो रही। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी फ्लेक्स बना दूंगा। फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे दिया, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और ये मेरी चीज़ें अच्छे से पोजीशन हो गई हैं। अब मैं बॉर्डर हटा के देख लेता हूँ कैसा लग रहा है एंड इस तरीके से ये लग रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़, इन चीज़ों को मार्जिन देना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म के इनपुट्स को एक मार्जिन दे देता हूँ 2VW का। जैसे ही मैंने ये मार्जिन दिया, इनके बीच सेपरेशन आ गया जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मार्जिन को कम कर देता हूँ, 0.5 VW कर दिया। अब देखते हैं, अब ये सेपरेशन सही लग रहा है। अब ये जो सबमिट बटन है ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक तो मैं इसकी हाइट बढ़ाऊँ, 2VH बहुत कम है, 4VH कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है। और सबमिट बटन जो है उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्म इनपुट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख दूंगा टाइप इक्वल्स सबमिट। तो जितने सबमिट टाइप के बटन है उनको टारगेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैक कलर ऑरेंज, ओके, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, जिससे कि बॉर्डर मेरा थोड़ा सा राउंडेड हो जाए, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल देने से। और अब देखते हैं ये कैसा लग रहा है सबमिट बटन। अब ये अच्छा लग रहा है। अब मेरे इस पूरे फॉर्म को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, एक्वा, और इस बॉर्डर को हटा दूंगा। अब ये फॉर्म ऐसा दिखने लग गया। मैं जानता हूँ ये फॉर्म बेकार दिख रहा है, अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बट इसको अच्छा करने के लिए और टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरा ज़्यादा फोकस प्रॉपर्टीज पे है। ओके, अब आप लोग मुझे बताइए, एक मिनट, सबसे पहले मैं देखूं लीव किसने किया। ठीक है। हाँ, कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को कोई डाउट है? सबसे पहले जिनको समझ में आया वो हैंड रेज कर दो। खाली एक,
जिनको समझ में आया वो हैंड रेज कर दो। अब जिनको कोई डाउट है वो अपना चैट में डाउट लिख के भेज दो, जिनको कुछ भी पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया। पर्पस ऑफ डिव का पर्पस ये है कि आप उन एलिमेंट्स को कंबाइन करना चाहते हो, ग्रुप करना चाहते हो। क्योंकि जब आपने नेम का लेवल अलग दिया और जब आपने वो जो इनपुट है वो अलग दिया, वो दोनों अलग अलग एंटिटीज थी। इस कारण से वो दोनों ऊपर नीचे आ रही थी, क्योंकि फ्लेक्स का डायरेक्शन हमने कॉलम रख रखा था। उन दोनों को एक रो में लाने के लिए मैंने उनको डिव के अंदर डाल दिया। उस डिव के ऊपर मैंने स्टाइलिंग कर दी कि इनको रो में अरेंज कर दो, और डिव ने उस हिसाब से रो में अरेंज कर दिया। अच्छा, ये अगर अपन अब स्टाइलिंग हटा करके देखें एक बार के लिए, मैं इस पूरी स्टाइलिंग को हटा दूं अगर, ये कुछ ऐसा था, एंड स्टाइलिंग लगाने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया, तो ठीक है, अंतर है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। मेरा API एजुकेशन वाली वेबसाइट पे जो फॉर्म है, एक बार उसको देखते हैं। एडमिन पैनल पे नहीं जाना, कॉन्टैक्ट, इस फॉर्म को देखो, ये फॉर्म कितना स्लीक लग रहा है। इस फॉर्म में और अपने इस वाले फॉर्म में डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहली बात तो नोटिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, क्विकली आप लोग मुझे बता सकते हैं दोनों को देख के कि डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस कारण से ये वाला फॉर्म ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे हाँ, एक तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है उसका इनपुट्स के जो है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है इनपुट्स में, गुड। और क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? और इसमें प्लेस होल्डर्स भी लिखे हुए हैं, प्लेस होल्डर लिखे हुए हैं, जबकि यहाँ पे लेबल्स हैं। ओके, वेरी गुड। दीक्षांत के अलावा और कोई कुछ बताएगा? क्या डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों पेजेस में, इन दोनों फॉर्म्स में? ये डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डिफरेंस देखोगे नहीं, आप अच्छा बना नहीं पाओगे। और क्या डिफरेंस दिख रहा है? बस, कोई नहीं। अच्छा, अब मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो फॉन्ट अलग है। यहां का फॉन्ट देखो, यहाँ का फॉन्ट देखो, फॉन्ट का साइज देखो, इनपुट्स का साइज देखो, यहाँ के इनपुट्स और फॉन्ट्स का साइज देखो। बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, वो इतनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे बैकग्राउंड में एक फीका सा कलर है। ओके, यहाँ पे आपको बड़े साइज का फॉन्ट है, बड़े साइज के इनपुट्स हैं, और अच्छी डिस्टेंसिंग है, अच्छे से अलाइंड है। यहाँ पे अलाइनमेंट एक जैसा नहीं है, इवन अलाइनमेंट नहीं है। ये फोन नंबर वाला जो रो है ये अलग ही साइज में जा रही है, ठीक है। यहाँ आपको इतनी अच्छी हेडिंग दिख रही है, और ओवरऑल पेज का सेटअप एकदम स्लीक है। और आपको साथ में यहाँ होवर करने पर ये इस तरीके के ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। तो अब इसको ऐसा बनाएं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं अभी आपके सामने इस वाले फॉर्म को कुछ ऐसा बना के दिखाऊं? हैंड रेज कर दो, कितने लोग चाहते हैं? इनपुट्स कंटेंट्स बार में है, इसका क्या मतलब हुआ? ओके, अब यहां पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो ही आप ऐसा बना पाओगे। सबसे पहले अपन मेन डिफरेंस को देखते हैं, वो है लेबल्स को हटा के प्लेस होल्डर्स को लगा दो। मैं लेबल्स को हटा रहा हूं, और अगर मैं लेबल्स को हटा दूं तो इस इनपुट डिव क्लास की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। पूरी क्लास मिटाओ, और ये डिव एलिमेंट्स जो हैं इनको मिटाओ। यहां मैंने ये इनपुट लगा दिए,
अब मैं क्या करूं, इन हर एक इनपुट्स के अंदर यहां पे और ऑल्ट क्लिक करने से मैं मल्टी सिलेक्ट कर सकता हूं, इसको नहीं करना, प्लेस होल्डर इक्वल्स, अब कुछ प्लेस होल्डर लगा देंगे, इस वाले के अंदर नेम लगा देंगे, इस वाले के अंदर ईमेल लगा देंगे, इस वाले के अंदर, और फोन नंबर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन लिख देना है। पूरा भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ देखो थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अभी प्लेस होल्डर लग गए। साइज इंक्रीज करो, साइज इंक्रीज करो, कंजूसी नहीं करनी, जगह की खूब जगह है। फॉर्म की विड्थ में 80 VW कर देता हूँ, हाइट इसकी में 80 VH कर देता हूँ, ठीक है। और फॉर्म के जो इनपुट्स हैं इनके विड्थ में सपोज 70 VW कर देता हूँ, हाइट जो है वो 6 VH कर देता हूँ, इनके बीच का मार्जिन में 1 VW रख देता हूँ। थोड़ा सा साइजिंग इंक्रीज करी और अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब पीछे से एक बार के लिए मैं ये एक्वा कलर हटा रहा हूँ, ओके। अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए जो इनपुट्स हैं उनके ऊपर मैं लगाऊंगा, फॉर्म के इनपुट्स के ऊपर फॉन्ट साइज, और क्या लगा दूं मैं, 5 VW लगा देता हूं। 5 VW की फॉन्ट साइज लगाने के बाद कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, 5 VW की जगह 3 VW लगा के देखता हूँ। 3 VW लगाया, थोड़ा सा और बड़ा है, इसको और छोटा करता हूँ, 2 VW लगा देता हूँ। 2 VW लगाने के बाद ये सही लग रहा है, ओके। अब देखो मैंने इतनी जल्दी कितना अंतर आ गया। अब यहाँ पीछे एक बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ अच्छी सी देख के, तो मैं क्या करूँगा, वेबसाइट बैकग्राउंड इमेजेस सर्च करो, एंड आपको हर कोई सी इमेज नहीं उठानी, पिक्सेल्स पे जाओ, पिक्साबे पे जाओ, अनस्प्लैश पे जाओ, 3 वेबसाइट्स हैं, यहाँ से कॉपीराइट फ्री इमेजेस उठानी है। बैकग्राउंड के लिए कोई भी इमेज आपको लगानी है तो कॉपीराइट फ्री उठानी है, और अब एक इमेज जो कि सूट कर रही हो वैसी कोई इमेज ढूंढ के, जैसे कि ये वाली इमेज है, इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड किया मैंने, एंड इसको अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाके यहाँ से कट करके अब मैं लगा देता हूँ, यहाँ ले आता हूँ मैं, इसको रीनेम करूँगा background.jpg। अब background.jpg जो है इसको मैं वेबसाइट के बैकग्राउंड पे सेट कर दूंगा। तो बैकग्राउंड पे कैसे सेट करना है, मैं पूरी की पूरी बॉडी के लिए बैकग्राउंड कॉलन URL background.jpg दे दूंगा। फिर मैं दूंगा कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि बैकग्राउंड रिपीट नन, बैकग्राउंड को रिपीट नहीं करना, बैकग्राउंड साइज, और कवर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, जिससे कि पूरा कवर हो जाए साइज। एंड अब इसको देखते हैं, तो ये यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा बैकग्राउंड लग चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्म को एक स्लीक वाइट कलर दे देता हूँ। ये मैं जो जो कर रहा हूँ, ये डिसीजंस में कैसे ले रहा हूँ, मुझे कैसे पता चल रहा है कि क्या करने से ज़्यादा सुंदर दिखेगा, ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस के साथ आएगी। इस फॉर्म का अब मैं बैकग्राउंड कलर वापस ले आता हूँ, और इसको मैं व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे व्हाइट सिंपली देने की जगह RGBA कलर दूंगा, 255, 255, 255 और 0.5। 0.5 जो चौथा वाला आर्ग्यूमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए है, जिससे कि मेरी ये जो वेबसाइट है इसका ये जो बैकग्राउंड है फॉर्म का, ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। फॉर्म के अंदर एक हेडिंग होनी चाहिए, तो मैं HTML को भी एडिट कर सकता हूँ। H1 लगा दी, यहाँ पे एक प्लीज या प्लीज वगैरह छोड़ो, एंटर योर डिटेल्स, एक हेडिंग लगा दी, और यहाँ पे ये हेडिंग आ गई, बहुत सही लग रही है ये हेडिंग। अब मुझे फॉन्ट्स चेंज करने हैं, तो मैं फॉन्ट कैसे चेंज करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल फॉन्ट पे, गूगल फॉन्ट्स पे जाता हूँ, मुझे कुछ अपने फॉन्ट्स जो भी मुझे यहाँ से पसंद आए उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक अच्छा फॉन्ट मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे नाम है उसका, ये वाला जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट में क्लिक करूँगा और अपनी पसंद की साइज सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि रेगुलर 400 इटैलिक ये वाली है, ओके। तो मैं इस वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस लाइट 300 को हटाता हूँ। अब यहाँ से मुझे इस कोड को कॉपी करना है
और इसको कॉपी करके अपने हेड टैग के अंदर डाल देना है। हेड टैग के अंदर इसको डालने के बाद में मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करके मैं अपने फॉर्म इनफैक्ट पूरी बॉडी के ऊपर ही लगा देता हूँ, फॉन्ट फैमिली रेलवे सैंस सेरिफ। ऐसा करने से एक सेकेंड, सेव तो मैंने कर दिया है। इस चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, अपने फॉर्म के ऊपर लगाता हूँ फॉन्ट फैमिली, और इनपुट के ऊपर भी लगाता हूँ, फॉर्म के इनपुट के ऊपर। तो ये फॉन्ट्स जो हैं इस तरीके से इनपुट्स के लिए चेंज हो गए। यहाँ एंटर योर डिटेल्स आ रहा है, सबमिट बटन के लिए भी चेंज हो गया। अब ये फॉन्ट चेंज हो गया और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब ज़रा कंपेयर करें एपीआई एजुकेशन वाले फॉन्ट से। /contact पे जाता हूँ। अब ये फॉर्म है और ये फॉर्म है, दोनों में डिफरेंस बहुत है लेकिन दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसके आउटपुट को चेंज करता हूँ। इसका RGBA 0,0,0,0.5 दे देता हूँ। और अब ये जो है ना, इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, और इसके होवर पर फॉर्म के इनपुट जिसका टाइप हो सबमिट, इसके होवर पर मैं लगा दूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। यानी कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूं तो प्योर ब्लैक हो जाए, ट्रांसपेरेंसी हट जाए। तो अब ये ट्रांसपेरेंट है, अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। साथ में मैं कर्सर को पॉइंटर लगाना चाहूंगा। अब यहाँ समझने जैसा कुछ नहीं था। यहाँ अभी तक जो भी मैंने किया वो याद रखने वाली चीजें हैं। आप बार बार वीडियोस को देखें, याद हो जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे करता हूँ 0.0.0. अब 0.5 की जगह 0.8 दे देता हूँ, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम हो जाए। ओके, अब ये सही लग रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे 0 की जगह 255 भी कर सकता हूँ। एंड ये इस तरीके का कलर आ गया। ओके, कितने लोगों को जो फाइनल आउटपुट है इस पेज का ये अच्छा लग रहा है? हैंड रेस कर दो। सबको अच्छा लग रहा है। अब कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि मैंने ऐसा आउटपुट इसका दिया कैसे, मतलब ये कन्वर्ट कैसे किया? जिनको समझ में आ गया वो हैंड रेज रखो, बाकी सब हैंड डाउन कर लो। सबको समझ में आ गया। अब ये याद कैसे रहेगा? मैंने तो फटाफट कर दिया, लेकिन ये याद कैसे रहेगा पता है? ये याद रहेगा जब आप लोग बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। इसको बार बार ट्राई करना है, बार बार बनाने की कोशिश करनी है। तो अब मेरा ये पूरा का पूरा जो कोड है 73 लाइंस का, ये पूरा कोड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 20 मिनट्स का। इस 20 मिनट में आप जितना हो सके उतना सुंदर एक फॉर्म बना के मेरे को दिखा दो। ओके, सभी के लिए ये चैलेंज है, जितना हो सके उतना सुंदर फॉर्म बना दो। और इससे पहले आप लोग कोई भी डाउट हो वो मेरे से पूछ लो, और जिनको कोई डाउट नहीं है वो शुरू हो जाओ। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है देन यू स्टार्ट, और जितना हो सके इसको अच्छा दिखाने की कोशिश करना। इमेज यूज कर लो, फॉन्ट यूज कर लो, गूगल फॉन्ट से अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, और इसको अच्छा दिखाना है। बस सुंदर से सुंदर एक फॉर्म क्रिएट करके दिखा दो।
पूरी फाइल मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी है, आप कोड देख सकते हैं। प्रियांशु अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। प्रियांशु अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, उसके बाद काम कीजिए। बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी करो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये फॉर्म मैंने बनाया है, ये ऐसे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर मैं राइट क्लिक करूं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूं एंड देन इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूं ना, ये टॉगल है विद इन मोबाइल व्यू एंड डेस्कटॉप व्यू। अब ये फॉर्म कैसा लग रहा है? अब इस फॉर्म में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एक बार बता दो। कौन बताएगा सिवाय दीक्षांत के? इस वाले फॉर्म के अंदर क्या चीजें बिगड़ गई, क्या सही करने की जरूरत है? सबसे पहला चैलेंज तो ये करने की जरूरत है। उसके अलावा बार मतलब बार्स की कुछ ज्यादा ही हाइट हो गई है बहुत। और कोई कुछ बोलेगा? प्लेस होल्डर की साइज ठीक है। अब ये जो हुआ ना, हमें इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आप लोग सीखने वाले हैं, इसलिए पूरे ध्यान से देखना। एक वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने का क्या प्रोसेस है। उसे रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरीज का यूज करते हैं, और मीडिया क्वेरीज का मतलब है अलग अलग स्क्रीन साइजेस के हिसाब से अपनी स्टाइलिंग को चेंज करना। यही है रेस्पॉन्सिव बनाना, और क्या। HTML कंटेंट तो वही रहेगा, आपको अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से चेंज करना है। अब ये आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको मोबाइल पर ले जाओ तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। और आप पीछे बैकग्राउंड की इमेज को देखो, बैकग्राउंड इमेज आपकी बिल्कुल जा चुकी है, साइड हो चुकी है, राइट। ये चीज भी आप नोटिस करें। जो ट्री आपको दिख रहा है डेस्कटॉप पर, वो ट्री आपको कहीं नहीं दिखेगा बैकग्राउंड इमेज में, जब आप मोबाइल व्यू पे देखेंगे तो। देखिए, नोटिस कीजिए। ओके, इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो आपको मीडिया क्वेरीज के अंदर क्या लिखना है, यहां पर एट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ आप दे दोगे 1200 पिक्सल, यानी कि 1200 पिक्सल या उससे कम की विड्थ अगर हो तो ये CSS अप्लाई हो जाएगी। इस पूरी लाइन का ये मतलब है। ये आप सिंटेक्स याद रख लो, मीडिया ओनली स्क्रीन, यानी स्क्रीन के बेसिस पे अपन मीडिया को चेंज कर रहे हैं। मीडिया से मतलब यहाँ पे मीडिया क्वेरीज की CSS है, तो ये काय से गवर्न हो रही है, इस रूल से कि जो मैक्स विड्थ है वो 1200 पिक्सल होनी चाहिए। अगर आपकी स्क्रीन की विड्थ 1200 पिक्सल से ऊपर हो गई तो ये CSS अप्लाई नहीं होगी, अदरवाइज ये CSS अप्लाई होगी। अब मीडिया क्वेरीज के अंदर आपको फिर से पूरी CSS अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो चेंजेस करने हैं जो आप करना चाहते हैं, बाकी की CSS एज इट इज अप्लाई होती रहेगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हम क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं। ओके, तो मीडिया क्वेरीज के अंदर सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि इस फॉर्म की थोड़ी सी
विड्थ बढ़नी चाहिए। तो इसकी विड्थ क्या करूं मैं, 90 VW कर देता हूं। सेव किया, विड्थ बढ़ गई, बहुत अच्छा। अब मैं चाहता हूं कि जो फॉर्म के इनपुट्स हैं इनकी एक तो हाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो, तो मैं हाइट को 2 VH कर देता हूं। ज़्यादा कम हो गई, कोई बात नहीं, 4 VH करता हूं। अब सही लग रहा है, नहीं 5 VH कर देता हूं, अब सही लग रहा है। अब मैं इनमें फॉन्ट साइज बढ़ा के 5 VH कर देता हूं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 3 VH कर देता हूं। ओके, थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूं, 3.5, 4 ही कर देते हैं। अब ये ठीक लग रहा है। और क्या क्या चेंजेस हैं, अब इस फॉर्म की हाइट थोड़ी सी मैं कम करना चाहूँगा, एक्सेस हाइट हो रही है। हाइट इसकी 50 VH कर देते हैं, कम हो गई। और क्या करना चाहूँगा मैं, पीछे के बैकग्राउंड इमेज के अलावा अब मुझे सब सही लग रहा है। थोड़ा सा मैं अपने इनपुट्स के अंदर टेक्स्ट को इंडेंट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे 2 VH से मैंने टेक्स्ट को इंडेंट कर दिया, ज़्यादा हो गया, 1 VH कर देता हूँ टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी लगा के। ओके, और क्या करना है मेरे को चेंज, अपनी बैकग्राउंड इमेज। तो अब बैकग्राउंड इमेज जो है उसको मैं एक लैंडस्केप इमेज को जो पूरी 16:9 के डेस्कटॉप के ऊपर आ रही है, ऐसी इमेज को मैं मोबाइल के हिसाब से फिट नहीं कर सकता। ये सच है, मैं नहीं कर सकता ऐसे फिट, क्योंकि उस इमेज को इतना स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल वेबसाइट बैकग्राउंड इमेज सर्च किया, पिक्सेल्स पे गए और ऐसी कोई इमेज ढूंढो जो अच्छी भी लगे और मोबाइल के हिसाब से सही भी हो। जैसे कि इनमें से कोई सी इमेज, जैसे कि ये वाली इमेज मुझे ठीक लग रही है, मोबाइल के हिसाब से सही भी है। और भी इमेजेस अपन देख सकते हैं। अभी के लिए कुछ मिलती जुलती इमेज यहां से रखते हैं। ये दिक्कत बहुत परेशान करती है कि कोई अच्छी इमेज पसंद में आती नहीं है। चलो इस वाली इमेज को ले लेते हैं। ये उससे बहुत अलग है जो हमने करंटली लगाई है, बट स्टिल ये अच्छी दिख रही है। बट नहीं, चलो उसी को ले लेते हैं। इसको ले रहा हूं मैं फाइनली। ओके, ले लिया। डाउनलोड्स पे जाऊंगा, कट करूंगा, वापस एपीआई एजुकेशन पे आऊंगा, स्टूडेंट्स पे आऊंगा, पेस्ट किया, रीनेम करूंगा, बैकग्राउंड मोबाइल नाम दे दिया मैंने। और अब मैं बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दूंगा। बैकग्राउंड इमेज कैसे चेंज करनी है, बैकग्राउंड इमेज चेंज करने के लिए आप लगाओगे बॉडी टैग। बॉडी के ऊपर आप यहां पे लिख दो बैकग्राउंड URL और दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लो, सिंपल। फिर आपको बैकग्राउंड साइज बाकी सब तो वैसा ही रहेगा, बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपके बैकग्राउंड इमेज चेंज हो चुकी है। आप दूसरी कोई इमेज भी लगा सकते थे, फिलहाल मुझे मिली नहीं कोई, इसलिए मैंने ये वाली लगा दी। ओके, अपने हिसाब से इमेज चेंज कर ले। तो ये इस तरीके से रेस्पॉन्सिव बन गया। कितने लोगों को समझ में आया कि बैकग्राउंड इमेज और ये पूरा जो रेस्पॉन्सिव बनाने का काम है ये कैसे हुआ? मीडिया क्वेरीज कितने लोगों को समझ में आई? कुछ नहीं है, एक लाइन याद रखनी है, बाकी सिंपल CSS है। मीडिया क्वेरीज की लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन याद रखो, बाकी तो एकदम सिंपल CSS है जो आपको चेंज करनी है। इस एक लाइन को याद कर लेना है बस। अब अगर मैं एक चीज दिखाऊं, मैंने ये फुल वेबसाइट खोल रखी है और इस टैब को मैं यहां ले आया। अब देखो
1200 पिक्सल से छोटी इसकी साइज हो गई तो ये दूसरी वाली स्टाइलिंग लग गई। अगर मैं इसको बड़ा करूं, खींचूं, तो ये वापस पहले वाली लग गई। तो इसका ब्रेक पॉइंट कहीं इस साइज पे आ रहा है, ये देखो। क्या मुझे इतने लंबे ब्रेक पॉइंट की जरूरत है? नहीं। तो मैं इस ब्रेक पॉइंट को छोटा करता हूं, 1200 पिक्सल की जगह में 800 पिक्सल कर देता हूं। अब मैं इसको छोटा करूंगा, ये देखो अब ये यहां पे छोटा हो रहा है, तो ब्रेक पॉइंट शिफ्ट हो गया। यहां तक भी फॉर्म अच्छा लग रहा है। ये बैकग्राउंड इमेज मैंने गलत ले ली, बट ठीक है, ये ऐसे लग रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये इमेज ही ऐसी है। खैर, इमेज तो चेंज कर लेना आप, कोई बात नहीं। इस तरीके से ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव हो गई। मीडिया क्वेरीज ऐसे बनती है। ओके, सब लोगों को समझ में आया है? कोई डाउट हो तो पूछ लो अब मेरे से। यहां तक कितने लोग क्लास को अटेंटिवली सुन रहे हैं? हैंड रेज कर दो। लकीली सब लोग सुन रहे हैं। तो अब अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ गई तो आपको लगभग CSS आ चुकी है। कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज तो देखो बहुत सारी है। एनिमेशन भी होते हैं, ट्रांजिशन भी होते हैं। साइज चेंज होने से बैकग्राउंड चेंज कैसे हुआ? देखो हमने मीडिया क्वेरीज यूज की है ना, मीडिया क्वेरीज से यही होता है। जब हमने ये लिख दिया मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 800 पिक्सल, इसका मतलब है कि जब तक आपका जो टैब है या आपके जो वेबसाइट की साइज है वो 800 पिक्सल से कम है विड्थ में, तब तक ये वाली CSS अप्लाई होगी। और अगर वो 800 पिक्सल से ऊपर है तो ये वाली CSS अप्लाई नहीं होगी। तो मतलब जब तक मेरी वेबसाइट का साइज 800 पिक्सल से ऊपर चल रहा है विड्थ में, जब तक इसकी विड्थ 800 पिक्सल से ऊपर है, तब तक मेरी ओरिजिनल CSS अप्लाई हो रही है। जैसे ही इसकी विड्थ 800 पिक्सल से नीचे हुई, ये मेरी मीडिया क्वेरीज की CSS अप्लाई हो गई। ओके, एक काम करता हूं, मैं बैकग्राउंड को फिट कर देता हूं। कोई चेंज नहीं, इमेज ही बेकार है। खैर, अब सब लोगों को समझ में आ गया। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो अब तक अपन ने क्या क्या देखा? नैव बार कैसे बनाते हैं, साइड बार कैसे बनाते हैं, एक अच्छा फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं, और एक मीडिया क्वेरीज की मदद से चीज़ों को कैसे रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो ये एक बेसिक लेवल की CSS आपको आ गई। अब आपका काम ये है कि आपको इस CSS को एनहेंस करना है। एनहेंस कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाओ, अलग अलग पेजेस बना के उनको कॉपी करो। तो अब मैं क्या करता हूँ, google.com पे जाता हूँ। क्या मैं एज इट इज ऐसा एक पेज बना सकता हूँ? क्या मैं अपनी HTML और CSS यूज करके google.com जैसा दिखने वाला कुछ पेज बना सकता हूँ? बिल्कुल बना तो मैं सकता हूँ। सो लेट्स सी, इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। बना के नहीं दिखाना, सिर्फ कोई एक बंदा हैंड रेज कर दो जो मुझे एक्सप्लेन कर सके कि मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसा पेज कैसे बनाऊंगा HTML और CSS में। कौन एक्सप्लेन करेगा? किसी ने तो हाथ खड़ा किया था। दीक्षांत, ओके, एक्सप्लेन करो। इसमें देख, सबसे पहले अपन नैव बार के अंदर जीमेल और इमेज और ये 3 लोगो लगा लेंगे। नैव बार बनाएंगे ऊपर टॉप पे।
ओके और उनको डिस्प्ले फ्लेक्स करके साइड में कर देंगे, या फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट करके उनको राइट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद में अपन 3 डिव क्रिएट करेंगे। 3 डिव, पहले या डिव फिर- हम्म है ना, और एक डिव या फिर एक डिव भी क्रिएट कर सकते हैं, 1 या 2। पहले डिव, अगर 3 डिव क्रिएट करें तो पहले डिव के अंदर ये गूगल लिख देंगे, गूगल की इमेज ऐड हो जाएगी, ये लिखा हुआ है जो। दूसरे डिव के अंदर ये इनपुट बार आ जाएगा, सर्च बार। तीसरे डिव के अंदर एक लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर ये आइकन्स अपन डिस्प्ले करवा देंगे जो टैब्स के होते हैं। अच्छा। और इस पूरे को ये बॉडी टैग के अंदर रहेगा ये मेन, या और ये जो बीच वाला कंटेंट है इसको एक पूरे डिव के अंदर अपन रैप कर देंगे और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट करके सेंटर पे ले आएंगे। ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा। अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज में। इसके लिए मैं पेंट में गया। अब देखो ये पूरा पेज मेरे पास आ गया इस तरीके से। तो मैं इस गूगल के पेज को कैसे डिजाइन करूंगा? सबसे पहले जैसा कि दीक्षांत ने कहा एक नैव बार बनेगा। तो अब ये जो नैव बार है ये पूरा कहां से कहां तक बन रहा है? ये पूरा इस तरीके का नैव बार बन रहा है। इस नैव बार के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हुई है? एक तो इस नैव बार के अंदर प्रॉपर्टी लगी हुई है कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो। फ्लेक्स के अलावा इसमें चीज़ों को कॉलम में सेट करने की प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन तो हो गया इसका रो में सेट करने की। तो फ्लेक्स डायरेक्शन इसका रो हो गया प्लस डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब इसने बिल्कुल यहाँ इस साइड में क्या हो इसको अरेंज कर रखा है इंस्टेड ऑफ सेंटर। मैंने अलाइन आइटम्स का यूज किया है क्योंकि ये रो है तो अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली करेगा। तो अलाइन आइटम्स के बाद मैंने क्या किया, फ्लेक्स एंड। अगर मैं अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स एंड दे देता हूं तो फ्लेक्स की एंडिंग में वो सारी चीजों को स्टोर कर देगा। ये अगेन, अब ये जो पार्ट है नैव बार के अंदर ये एक यूएल है, बिल्कुल ऐसा ही अपन ने नैव बार बनाया था, यूएल बनाया था। यूएल के अंदर ये दोनों तो बेसिक लिंक्स हैं। ये तीनों क्या है, ये तीनों आइकन कैसे आए? तो ये तीनों आइकन आए ऐसे कि मैंने गूगल फॉन्ट्स या गूगल आइकन्स पे जाके कुछ आइकन्स सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लिए, जैसे कि मैंने आपको फॉन्ट इंपोर्ट करके दिखाया था। और फिर उनका एक कोड होता है, वो कोड मैंने जब लिखा तो ये आइकन्स लोड हो गए। इसके बाद नया बार कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग डिव बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेंटर में फॉर्म बनेगा ये वाला। ये एक फॉर्म है जिसमें ये एक इनपुट है टेक्स्ट टाइप का। इस इनपुट के अंदर ये आइकन्स अगेन गूगल आइकन्स से लगे हुए हैं। देन ये गूगल सर्च और आई एम फीलिंग लकी ये दोनों सबमिट बटन है। एक फॉर्म में मल्टीपल सबमिट हो सकते हैं। ये दोनों सबमिट बटन है अलग अलग टेक्स्ट के साथ। इस फॉर्म को स्टाइल कर रखा है इस तरीके से कि ये पेज के सेंटर में रहे, और जो भी स्टाइलिंग कर रखी है अपने हिसाब से इसको अच्छा दिखाने के लिए इसको राउंड कर रखा है। जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको यानी कि बॉर्डर का रेडियस दे रखा है। ओके, अब ये करने के बाद में ये जो इमेज है इस इमेज को HTML में पहले लगा रखा है इस फॉर्म के ऊपर, और इसको साइज दे रखी है इस फॉर्म के बराबर ताकि ये इमेज इस फॉर्म के ऊपर रहे और एक साइज हिसाब से रहे। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ दे रखा है जिसके अंदर मैंने अलग अलग यूनिकोडिंग का यूज कर करके अलग अलग लैंग्वेजेस में हाइपरलिंक्स दे रखे हैं। अगर नीचे आते हैं, अब ये जो पूरा कंटेंट है इसको स्पेसिंग कितनी मिलनी है, उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो पूरा कंटेंट है इसको स्पेसिंग प्रोवाइड करने की जगह एम्प्टी स्पेस जो था ये पूरा इसको एक कंटेनर बना दिया। ये एक कंटेनर डिव बन रहा है पूरा का पूरा, और ये जो पूरा का पूरा कंटेनर डिव बन रहा है इस कंटेनर डिव को मैंने एक हाइट स्पेसिफाई कर दी, विड्थ इसको 100 VH दे दी, और जो एरिया बचा उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया कोई सा। और उसके बाद मैंने 2 डिव बनाए, एक ये डिव और दूसरा ये वाला डिव, और इन दोनों डिव के अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया। एक के अंदर मैंने एक ही लिंक डाला, दूसरे के अंदर मैंने कई सारे लिंक डाल के एक तरह से यहाँ भी एक और नैव बार बन गया जो कि बॉटम पे लगा हुआ है। और मैंने इसके अंदर फ्लेक्स में अलाइन कौन सा दिया, अलाइन आइटम्स मैंने इसमें दिया स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे ये एक अलग डिव है,
या फिर एक अलग यूएल है और ये वाला एक अलग यूएल है। तो दो आइटम है इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, और स्पेस बिटवीन मैंने अलाइन कर दिया जिससे कि जितना एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा था वो इन दोनों के बीच में आ गया और ये दोनों साइड में खिसक गए। तो दो नई प्रॉपर्टी मैंने बताई, एक तो अलाइन आइटम्स में फ्लेक्स एंड और एक अलाइन आइटम्स में स्पेस बिटवीन। ये दोनों का यूज मैंने इस पेज में किया है और इस तरीके से इस पूरे पेज की पोजीशनिंग और लेआउट सेट हुआ है। ओके, तो मैंने अब गूगल का समझा दिया है। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म क्रिएट करना, जितना हो सके उसे अच्छा दिखाना, प्लस उसको रेस्पॉन्सिव बनाना मीडिया क्वेरीज का यूज करके। कोड मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप में, और आपको गूगल का जो सर्च पेज है उसकी एक कॉपी भी बनानी है, उसकी भी फोटोज आप ग्रुप में सेंड कर देना। ये आपकी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा कल, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। अगर सब लोग ठीक से कर लेते हैं तो क्लास का टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज सबके लिए कंपलसरी है, सबको करनी है। कितने लोग कल मेरे को करके दिखाने वाले हैं ये एक्सरसाइज? हैंड रेज कर दो। अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जितनी मैंने जिस हिसाब से एक्सरसाइज दे दी उसको लग रहा हो कि मैंने उतना सिखाया नहीं है, एक्सरसाइज ज्यादा दे दी, ऐसा कोई है? दीक्षांत, देखो मैंने फॉर्म आपको बना के दिखाया, जितना मैंने किया उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उतने में ही बहुत अच्छा आप बना सकते हो। और गूगल का भी पूरा पेज मैंने समझा दिया है कैसे बनाना है, सारी प्रॉपर्टीज बता दी है, सिर्फ लिखना बाकी है अगर आपको याद रहता है तो। और मैं नहीं चाहता कि आपको याद रहे, क्योंकि अपनी खुद की इंजीनियरिंग लगाओ, अपना खुद का दिमाग लगाओ। इसमें मैं आपकी ज्यादा मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस ना करो। एक बेसिक स्टार्टिंग मैंने आपको दे दी सीएसएस की ऑलरेडी, अब आपको खुद मेहनत करनी है तभी आप अच्छे पेजेस बना पाओगे, क्योंकि आपके हिस्से की मेहनत तो आप ही को करनी है, सिखाने वाला कितना भी सिखा ले। ओके, सो कितने लोगों को ये लग रहा है कि आज की क्लास सेटिस्फाइंग थी? ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की क्लास सेटिस्फाइंग लगी है, एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा मैं, कोड मैंने व्हाट्सएप पे भेज रखा है पूरा। एक बार और भेज देता हूँ, ये मीडिया क्वेरीज वाला कोड जो है इसको भी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और आपकी एक्सरसाइज लिख के भेज दूंगा। कल ये सारी एक्सरसाइज कर लेना। और टाइमिंग का जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ये मीटिंग एंड होते ही जितने लोग जिनने वोट नहीं किया है टाइमिंग के लिए वोट कर दो। टाइमिंग का बहुत हैसल हो रहा है, एक टाइमिंग पे सब लोग एग्री हो जाओ। जितने ज्यादा लोग एक टाइमिंग पे एग्री होंगे उतने ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। मैं 6 बजे लेने को तैयार हूँ, 8 बजे लेने को तैयार हूँ, 9 बजे लेने को तैयार हूँ। 7 बजे नहीं ले सकता बिकॉज क्या हुआ, कोड नहीं आ रहा बट इमेज खुल रही है। कोड क्यों नहीं आ रहा? आपको अपने कंप्यूटर पे व्हाट्सएप डेस्कटॉप पर जाकर इस कोड को डाउनलोड करना है। ये HTML फाइल भेजी है मैंने आपको। ओके, पूरा कोड सेलेक्ट करके मैं भेज सकता हूँ क्या व्हाट्सएप में? चलो, मैंने पूरा कोड डायरेक्टली भेज दिया। ओके, HTML फाइल भी भेज दी, कोड भी भेज दिया। अब इसका यूज करके, इसको रेफरेंस लेके, इसमें मीडिया क्वेरीज भी हैं, इसको रेफरेंस लेके आप बना लीजिए पूरा अपना एक्सरसाइज। ओके, ठीक। अब किसी को कोई डाउट हो अगर तो वो मुझसे पूछ सकता है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग फ्री हैं। कोई डाउट किसी को?